सो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट किया था विच वाज बेस्ड ऑन योर जनरल इंटरेस्ट। तो जनरल इंटरेस्ट तो आपका कंप्लीट होगा नहीं, कभी चलता रहेगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलने का मतलब है कि हमें हर चैप्टर में जनरल इंटरेस्ट ही करना है। तो जितना आप जनरल के ऊपर फोकस रखेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बट प्रायर टू दैट इफ यू हैव एनी डाउट कि कोई टॉपिक आपका पेंडिंग है, मतलब जो सम्स अपने मैंने दिया था उसमें यदि कोई चीज़ पेंडिंग है डिस्कस करने को, तो आप पूछ सकते हैं यदि आपने किया है तो, और नहीं किया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट है? एनी डाउट? ठीक है, तो आज अपनी ऑप्शन है टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, या तो अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चालू करें, या तो बीआरएस चालू करें, या तो एवरेज ड्यू डेट चालू करें, अकाउंट करें। बहुत सारा ऑप्शंस है अपने स्टार्ट करने के लिए, इनमें से कोई भी एक ऑप्शंस को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मेरी हिसाब से कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए मैं चाहता हूं कि जो लोग लेट से एडमिशन लिए हैं और वीडियो बैकअप कर रहे होंगे, तो जितना थोड़ा डिले हो के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टार्ट हो उतना बेटर है, क्योंकि एरर्स गलतियों को वही करेक्ट कर सकता है जिसे सही आता हो। जब आपको सही का नहीं ज्ञान होगा तो आप किसी की गलती को कैसे ढूंढ सकते हैं? तो फर्स्ट यू हैव टू मतलब अपग्रेड योर सेल्फ। इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इस कारण से मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाद में करेंगे। और फिर है आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये एक छोटा सा टॉपिक है, और यदि किसी का छूट भी गया होगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, इसलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने छूट जाए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है ये। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, बेसिकली अपने बोल सकते हैं ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर में क्या होता है सेल और रिटर्न में, यहाँ पर अपने एज द चैप्टर नेम इंडिकेट्स कि अप्रूवल बेसिस पर दे रहे हैं, यानी आपको पसंद आए, बिक जाए आपके पास भिजवा दे रहा हूँ, यदि सेल हो जाए तो आप इसे इसके पेमेंट कर देना, अदरवाइज विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आप मुझे रिटर्न बैक कर देना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 4 है डिफाइंड द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेसेशन ऑफ ओनरशिप। तो हम लोग ओनरशिप कैसे ट्रांसफर करते हैं? आई थिंक मैंने ठीक ही बोला ना, सेक्शन 4 में ही है, क्योंकि बहुत साल हो गए लॉ देखे हुए। मैं जब पढ़ा तब का बता रहा हूँ कि हाँ सेक्शन 4 में मैंने पढ़ा था कि सेक्शन 4 में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को डिफाइन किया हुआ है, और जब आपका ओनरशिप सीज हो जाता है तभी उसे सेल मानते हैं। एंड व्हेन द ओनरशिप सीज, आपका ओनरशिप सीज कब हो जाता है उसके भी कंडीशंस है, तब जाके उसे ओनरशिप आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफर हो गया। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाए, दैट इज ओनरशिप, तो हम लोग वो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होने पे ही सेल मानते हैं। अब हमारा कंडीशन तो अकाउंट से भी आता है ना, कि भाई अपने अकाउंट्स में उसे कब एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने बहुत इजीली समझ लिया, सेल हो गया तो आपको हमेशा अभी तक बच्चा की तरह दिया गया गुड सोल्ड, आपने एंट्री मार दिया। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है कि हमेशा आपको वही वाला बच्चा वाला ही एंट्री होगा कि गुड सेल एंट्री मार दो भाई? ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा कंडीशंस कॉम्प्लिकेटेड होगा, सच एज कंडीशनल सेल है। कैसा कंडीशनल सेल? ये जनरली होलसेलर रिटेलर को देता है, या मैन्युफैक्चरर डीलर या होलसेलर को देता है, इस तरह का प्रपोजल कि भाई मैं एक नया प्रोडक्ट मार्केट में जब लेकर आता हूँ तो एज ए रिजल्ट ऑफ इस मार्केट में उसे बेचने में डिफिकल्टी होती है। आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स मार्केट में हैं, तो मैं अपना प्रोडक्ट का जगह बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग डीलर हो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लोकेशंस पे, तो मैं आपको अप्रोच करूँगा।
तो आप मेरे प्रोडक्ट में पैसे क्यों इन्वेस्ट करोगे? बोलोगे नहीं नहीं, मेरा आपका अभी तो कोई नाम ही नहीं जानता है। तो तब मैं बोलूंगा मैं प्रोडक्ट भिजवा देता हूँ, बिक जाए तब पैसे देना, बिक जाए तब पैसे देना, नहीं बिके तो वापस कर देना। यानी सिंस योर ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज इज नील, आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, आप इंटरेस्टेड हो जाओगे इस डील के लिए। लेकिन मैं ऐसा बोलता है कि पहले आपको डिपॉजिट करना होगा तब मैं अपने गुड्स बिकवाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप अपना रखो, हमको नहीं बेचना है आपका प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आप अपने एक शोरूम खोले एप्पल का, अरे इस एप्पल के कस्टमर ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे जिनको लेना है। आप सैमसंग बेच रहे हो, ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। या आप बेच रहे हो, मान लो और कौन सा ब्रांड है जो फेमस है जो चलता है, लेनोवो का है, वन प्लस का है, और भी वो MI है, ये सब है। तो मान लो कि सारे प्रोडक्ट नोन है मार्केट में, आप शोरूम खोलोगे तुरंत बिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं एक नए कंपनी की बात कर रहा हूँ जो जस्ट मार्केट में एंटर किया और अपने फोन का नाम रखा नथिंग। आ रहा है तो नाम जान गए ना आप। ऐसा ऐसा कोई कंपनी जो अभी आप नाम ही नहीं जानते हैं, मान लो ऐसा कोई नाम आ गया, से पे पीपी, पोपो, ठीक है। तो इस तरह का नाम आया, पे फोन, पोपो फोन, पीपा फोन, फीफा फोन, लाइक दैट, ऐसा कुछ नाम। अब यार कोई बोला ये पोपो फोन आया, तुम बोलोगे ना क्या यार पोपो कोई फोन होता है क्या, लाइक दैट, बिकॉज अब पोको तो आया ही ना, पोपो नहीं था, पोको है, पोपो नहीं आया। तो अल्टीमेटली तुम्हारा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसके बायर्स नहीं है मार्केट में, तो आपको बायर्स बनाने पड़ेंगे, लोगों को देना पड़ेगा यार 7-10 हज़ार की फोन में 50 हज़ार का पूरा फीचर्स है, लुक में 50 हज़ार वाली है, तो लोग तब जाके अट्रैक्ट होंगे। इंडिया में तो आप जानते हैं इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट, यहाँ लोगों को सस्ता चाहिए, फीचर्स एप्पल वाले चाहिए, सस्ता चाहिए, 8-10 हज़ार के फोन में एप्पल चाहिए। तो समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, तो दैट इज द रीजन कि यहाँ का मार्क कोई भी कहीं के भी मार्केट में नए मैन्युफैक्चरर को या नए ब्रांड को एंटर करने के लिए एक ये सेल मैकेनिज्म है, इस तरीके से वो अपने नए मार्केट में अपना पांव रख सकता है या अपना मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है। आप समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं मैं? एक सेकेंड। तो अल्टीमेटली आप समझ गए। तो सेल और रिटर्न, और गुड सेल सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, ये आपका, या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, एक बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट है, एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी वैरी करता है कि सामने वाला कंपनी यहाँ पर आ, ऐसे कितने ट्रांजैक्शंस करते हैं, न्यूमेरस, वेरी फ्यू, या मॉडरेट। तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। ठीक है, तो पहले तो चैप्टर का नाम दे दो, सेल और रिटर्न बेसिस। इसी को बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप, ट्रांसफर। कब ट्रांसफर होता है भाई? तो बोलते हैं ट्रांसफर होता है व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर
कस्टमर ने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे ये चाहिए, पसंद है, मैं रख रहा हूँ, पेमेंट ले लो, तो सेल हो जाएगा। अप्रूवल दे दिया, कंसेंट दे दिया, ऑफर आपने दिया, एक्सेप्टेंस मिल गया। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा होगा कि ऑफर होना चाहिए और सामने वाला का एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस को यहाँ पे अप्रूवल बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, ऑन एक्सपायरी ऑफ, व्हेन स्पेसिफाइड पीरियड, व्हेन से स्टार्ट है इसीलिए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इलेप्स्ड। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया जाता है, से फॉर एग्जांपल अपने सामने वाले को बता देते हैं कि अल्टीमेटली भाई देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में टाइम दे रहा हूं, तो विद इन 3 मंथ्स आप क्या करोगे कि मुझे विद इन 3 मंथ्स मुझे बता दो, आपको चाहिए, रखना है, नहीं रखना है, ये बात मुझे आप बता दो। सामने वाला यदि विद इन 3 मंथ्स मुझे ये बात का कंफर्मेशन दे देता है कि यस मैं रखने में इंटरेस्टेड हूँ, तब तो कंसेंट मिल ही गया। यदि 3 महीना बीत जाता और कुछ नहीं बोला तो भी हम इसे सेल ही मान लेंगे, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इलैप्स्ड, यानी कि जो समय आपको दिया गया था, जो निर्धारित समय किया गया था, वो समय यदि पार हो जाए तो भी मैं इसे सेल मान लूंगा, यानी तब मैं रिटर्न नहीं लूंगा। सो कंडीशंस फॉर टेकिंग बैक रिटर्न क्या है, या तो आप मना कर दो भाई लेके जाइए, आपका नहीं बिक रहा प्रोडक्ट, आई डोंट वांट टू टेक इट, या नंबर 2 कंडीशंस है कि अपने सामने वाले को बता दे कि भाई अब आपका प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेंगे, ये बोल दे। और यदि ऐसा, सेल कब हो जाएगा, यदि हमने उसे जो टाइम फ्रेम दिया था, जो टाइम पीरियड अलाउड किया था, वो टाइम जो है वो क्या हो गया, ओवर हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, हम लोग उस केस में इसे सेल मान लेंगे। या कुछ गुड्स के साथ आप वैसा कर दो जो कि नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है, तो भी हम उस कंडीशन में वापस नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे दिए, सील पैक दिए, और आप क्या किए ना, सब कस्टमर को आपने खोल खोल के अपने सारे स्टाफ को दे दिया, बोले यूज़ कर भाई, 30 डेज के बाद या 3 महीने के बाद तो रिटर्न करना ही है। तो आप समझ लो मेरे स्टाफ हो, मेरे पास वो फ़ोन आया है, मैं सबको सील खोल के दे दिया, लो भाई यूज़ करो, घर में जाओ, खेलने दो बच्चे को, देखो फ़ोन मजबूत है या कमज़ोर है, मुझे बताना। अब आप यूज़ कर रहे हो, अल्टीमेटली यूज़ करने के बाद आफ्टर से फॉर एग्जांपल यूज़ कर लिया आपने, और करने के बाद आप बोल रहे हो नहीं नहीं पसंद नहीं है, अब वापस कर रहे हो, तो बोलते हैं वो उस कंडीशन में तो मुझे आप नहीं दे रहे हो ना, जिस कंडीशन में मैंने आपको दिया था, तो उस केस में ये डीम्ड टू बी सेल माना जाएगा। यानी आपने कुछ ऐसा कर दिया गुड्स के साथ जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो उस केस में हम इसे सेल कंसिडर करेंगे। ये आप लॉ में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ लोगे, मेरा मेरा टॉपिक तो सिर्फ ये 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई होने से सेल मान लिया जाता है। आप समझ गए अप्रूवल सेल्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो ऑब्जेक्टिव भी लिख लेंगे। कंपनी इस मेथड को क्यों फॉलो करती है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा बताओ, टू लॉन्च a new product or brand in the market। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसा अपने क्यों करते हैं, सेकंड रीजन क्या हो सकता है इस तरह का करने का। एसी ठंडा आज कर रहा, अभी चल रहा है एसी, हाँ पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि काम ही नहीं कर रहा।
ठीक है, देखते हैं। टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और ब्रांड इन द मार्केट, नंबर 1। एंड नंबर 2 है कि अपने मार्केट शेयर को बड़ा करना चाहते हैं, तो टू एंटर द न्यू मार्केट जोन, ऑब्वियस एक ही चीज़ है। सो या एग्जिस्टिंग जो अपना मार्केट शेयर बड़ा करना चाहता है। मार्केट शेयर बड़ा करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट शेयर बड़ा करने का मतलब हो गया कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हम पहले 30% अपना प्रोडक्ट बिकता था मार्केट में, टोटल मार्केट साइज का 30% अपने पास था, अब अपने चाहते हैं कि 40% हो जाए, तो इसको बोलते हैं मार्केट शेयर को बड़ा करना। ठीक है, सो टू इंक्रीज मार्केट शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पहला मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फ्यू और वेरी लेस, व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फ्यू और वेरी लेस, यानी इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो है, लेन देन काफी कम है। तो क्या होता है नॉर्मली, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल अपने डे बुक्स मेंटेन करते हैं, स्पेशल टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल अपने डे बुक्स मेंटेन करते हैं। बताया हुआ है मेरा बेसिक कंसेप्ट के क्लास में, मेरा ये बात एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग डे बुक्स बनाते ही क्यों हैं, ताकि अपने जो ट्रांजेक्शन्स है, जो भी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है, मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनके लिए स्पेशल बुक बना लेते हैं। और डे बुक्स इज नथिंग बट द जर्नल एंट्रीज, उसे स्पेशल जर्नल कहते हैं, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक। और आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट का क्लास नंबर होगा 6, 7 या 8, उसी के आसपास में हम ये बता रहे हैं। तो आप किए होंगे तो मेरी बात को कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम लोग नॉर्मली डे बुक्स बनाते हैं टू रिकॉर्ड व्हाट, क्रेडिट सेल। क्या हमने अप्रूवल बेसिस पर कस्टमर के पास गुड्स भेजा, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये मेरा सेल है, क्या ये मैं डेटर मान लूं उसे, क्या मैं इसे रेवेन्यू मान लूं? तो आंसर है नहीं। क्यों? बिकॉज स्टिल द कंडीशन वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी वो मेरा रेवेन्यू मान लूंगा तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो टैक्स ऑब्लिगेशन ज़्यादा आएगा, और मेरा बैलेंस शीट गलत पिक्चर शो करेगा, वो मेरा डेटर है ही नहीं, मेरा डेटर वो है ही नहीं। तो दैट्स वाई मुझे क्या करना चाहिए, सही पिक्चर दिखाने के लिए मुझे इसे सेल नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब स्पेशल कोई बुक नहीं होता है एंड ऐसे ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कम होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू हैव ट्रैक, ट्रैक करने के लिए, मतलब कि किसके पास मेरा गुड्स गया है, ये बात का ख्याल रखने के लिए अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग इसे सेल्स डे बुक से पास कर देते हैं, जो कि गलत है, जो गलत है, फिर भी उसे सेल्स डे बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर देंगे। आप समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पहले आप वो बात क्लियर करके समझ लो, तब तो एंट्री आएगी। एंट्री तो बहुत सिंपल है, क्रेडिट सेल्स का एंट्री किसे नहीं आता है? क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या होता है, बताइए क्या होगा एंट्री? कस्टमर टू सेल्स, ठीक है, तो ये क्रेडिट सेल्स का एंट्री होता है, ये तो सभी को आता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्रेडिट सेल्स का एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मान लो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा बुक्स क्लोज हो रहा है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर हमने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, ऑन सेंट किया है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। यहां पर वो बात आ रहा है कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, इस जगह पर हमने अप्रूवल पे भेजा, और कॉस्ट है से 10,000 का गुड्स, मैंने ये कॉस्ट है 10,000 और मैंने उसका सेल प्राइस फिक्स किया से 15,000 रुपए। सो 10,000 इज द कॉस्ट, सेल प्राइस इज 15,000। तो आप तो जानते ही हैं कि सेल का एंट्री किससे होता है, सेल प्राइस से होता है।
ऑब्वियस है कॉस्ट प्राइस से नहीं होता है, और अपने थोड़ी जाके सामने वाले को डिस्क्लोज कर देंगे कि हमारा कॉस्ट 10,000 है और अपने इसे सेल करेंगे 15 में बेच रहे तो 5,000 प्रॉफिट ले रहा हूँ, ऐसा ये बात थोड़ी बताएंगे। एप्पल कभी बताया है कि आज तक किसी को कि मेरा एक फोन पे कितना मुनाफा है, क्या कॉस्ट है, क्या मेरा प्रॉफिट है, कभी नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने यहाँ पर उसे दिया है क्या चीज के लिए कि ले भाई पसंद कर, बिक जाए तो पैसे देना, नहीं तो मत देना, गुड्स वापस कर देना, तो यहाँ पर अपने क्या बोल सकते हैं, मेरा सेल हुआ या नहीं हुआ? तो आंसर है नहीं, सेल तो नहीं हुआ, बट अपन लोग एंट्री कर देते हैं इस मेथड में। इस मेथड में क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर फ्यू और वेरी लेस देन इट इज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स डे बुक। तो यहाँ पर क्या होता है, then it is recorded through sales day book। सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, और एंट्री क्या कर देंगे हम लोग, तो जिस दिन हमने भेजा, अभी आप इस डायग्राम पे पिक्चर पे ध्यान दो, जिस दिन हमने क्या किया है, इस गुड्स को सेंड किया है क्या चीज के लिए, पसंद करने के लिए मैंने दे दिया, तो ऑन दैट डे एंट्री तो करूंगा ना। उस दिन मैं एंट्री बना दिया डेटर्स डेबिटेड, क्या बना दिया, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, एंड सेल्स इनकम को रेवेन्यू मैंने बना लिया कितने से। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये मेरा वाकई में रेवेन्यू है? आंसर है नहीं। क्या ये वाकई में मेरा डेटर्स है? आंसर है नहीं। और मैंने उसे टाइम दिया 90 डेज। अब वो 90 डेज का टाइम पीरियड चालू हो गया, घड़ी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टॉप वॉच आप समझ रहे हो कि यहाँ से अपना घड़ी चालू हुआ, और ये घड़ी आपका चल रहा है टिक 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 टिक, और टाइम यहाँ तक है, यहाँ पर आके वो खत्म होगा। तो क्वेश्चन ये है कि मैं बीच में मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, अब अभी तक हमारा कंफर्मेशन भी नहीं मिला, कंसेंट भी नहीं मिला, और एट द सेम टाइम जो टाइम खत्म होना चाहिए वो टाइम भी खत्म नहीं हुआ है। सामने वाले से हम बोल भी नहीं सकते भाई गुड्स मेरे को वापस दे दे, सामने वाले को मैंने गुड्स दे दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, सामने वाले को मैंने गुड्स भिजवा दिया, पसंद कर लो, ऐसा मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन खाली ये है कि क्या मैं इसे सेल मानूं या ना मानूं। यदि मैं कुछ नहीं करता हूं तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस एंट्री जो मैं करके बैठा हुआ हूं, इस एंट्री का इंपैक्ट क्या गिरेगा? तो इसका इंपैक्ट ये हुआ कि मेरा रेवेन्यू इनकम जो है वो ज्यादा है, और दूसरा इंपैक्ट है कि मेरा बैलेंस शीट में डेटर्स मेरा ज्यादा है। क्लियर है बात, डेटर्स भी ज्यादा और इनकम भी ज्यादा, ये दो चीजें ज्यादा है मेरी। क्लियर है। अब हमें पता है कि हम पहले कसम खाए थे, गीता पर हाथ रखकर आपने क्या कसम खाया था, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, अकाउंट्स में सच्ची पिक्चर दिखाऊंगा। तो फिनेंशियल रूल्स वही फॉलो करना है जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू आए। ट्रू एंड फेयर व्यू आने का मतलब है सच्चा पिक्चर दिखाई दे, इसमें तो सब झूठे ही झूठ है, जो सेल नहीं हो सेल है, जो डेटर्स नहीं हो डेटर्स है। तो हम बुद्धिमानी करेंगे कि ये गलती हुआ है और जानबूझ के हुआ है, तो इस गलती को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करके। क्या एडजस्टमेंट एंट्री करना होगा? इन इन चीजों को रिवर्स मार दीजिए। तो रिवर्स मारने का मतलब क्या हो गया, सेल्स घटाना है, जो नहीं है इसलिए घटा रहे हैं, तो सेल्स घटाने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और डेटर्स है, डेटर्स को घटाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो डेटर्स को भी कम करोगे और आप सेल्स को भी कम करोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर आपका इस जगह पर एडजस्टमेंट एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा? सेल्स डेबिटेड एंड डेटर्स क्रेडिटेड, 15,000 रुपए से विथ 15,000 ये एंट्री होगा, सेल्स डेबिटेड एंड डेटर्स क्रेडिटेड, ये ईयर एंड में होगा। नेक्स्ट अब फिर कहानी आता है, ये गुड्स है क्या मेरे गोडाउन में है? क्या मेरे गोडाउन या शॉप में या मेरे शोरूम में प्रेजेंट है? नहीं। कहां पर है? कस्टमर के पास। तो यदि मैं स्टॉक लेने के लिए अपने, मैं बोला कि ठीक है सच्ची तुम एक काम करो, सच्ची मुच्ची स्टॉक निकालो कि मेरे गोडाउन में कितने का स्टॉक है,
तो सच्ची गई, हम बोले वो काउंट करना शुरू की, जो गोडाउन में उसको दिख रहा है वो सारा नोटिंग करके ले आई। तो वो यदि काउंट करके ले आई तो अब कहानी ये है कि वो देखकर जितना फिजिकली प्रेजेंट था वही तो लेकर आई होगी। तो सच्ची क्या की, प्रेजेंट कर रही है कि सच्ची मुच्ची गोडाउन में स्टॉक 5 लाख का ही है। तो फिर क्वेश्चन आता है, सच सच बताना, क्या उसके अंदर में ये वाला गुड्स आया या नहीं आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो गोडाउन में प्रेजेंट है ही नहीं। वो कहां पर है? कस्टमर के पास। तो इसलिए आपके लिस्ट में या आपके स्टॉक में वो इंक्लूडेड नहीं है, तो मुझे तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसे हम अपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे तो इससे गलती क्या हो गया? इससे गलती हो जाएगा कि मेरा स्टॉक बैलेंस शीट गलत है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आउट ऑफ 8 टर्म्स? क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ 8 टर्म्स क्या मानते हैं हम लोग? एसेट। तो हमारा एसेट्स कमती है, एंड द एसेट्स को आप कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि कॉस्ट एसेट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन प्रिंसिपल फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इन्वेंट्री रूल्स के हिसाब से इसे हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 15,000 है, कॉस्ट प्राइस 12,000 है, तो हमें एसेट्स का वैल्यूएशन 12,000 पे करना है। तो हम अपने 12,000 से मेरा एसेट्स कमती है तो बढ़ाना पड़ेगा। एसेट्स ही आया कहां से था? हम गुड्स खरीदे थे, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आता है आप लोगों को? भाई आप जानते हैं मैंने एक कहावत बोला हुआ है, बार बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि मैन कैन नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, व्हाट मैन कैन डू, मैन कैन चेंज इट्स फॉर्म टू क्रिएट द फॉर्म यूटिलिटी। तो यानी जो पहले मैंने खरीदा था, गुड्स परचेज किया था, वही तो एसेट्स में कन्वर्ट हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक का जन एंट्री हो सकता है आप भूल गए हो, मैं याद दिला दिया। क्लोजिंग स्टॉक का जन एंट्री होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिटेड टू परचेजेस। एक्सपेंसेस को डिक्रीज किए, वही एक्सपेंसेस कन्वर्ट हो गया एसेट्स के रूप में, दैट्स व्हाई एंट्री बना क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर ये एंट्री मिस हो गया, और ये मतलब अब हमें एक एंट्री और करना पड़ेगा। तो एक एंट्री इसके बाद और क्या हो जाएगा? तो इसके बाद एक एंट्री और होगा क्या? तो बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिटेड टू परचेजेस 12,000। तो एक बच्चा बोला, सर सर सुनो ना, थक गया हूँ आज, सुबह से आके पढ़ा, अब आपका पढ़ रहा हूँ तो थकावट हो गई है ना? तो सर प्लीज, ऐसा करने की जरूरत ही क्या था? यही नहीं करते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा ये एंट्री, न करनी पड़ेगी ये, न करने पड़ेगी ये तो बेटा तभी भी करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक तब अपने आप सच्ची जाती गोडाउन में तो मुच्ची में ये 12,000 इंक्लूड कर ली होती ना, कर ली होती ना फिर तो इसीलिए क्या वो बच्चा सही बोल रहा है या बोल रही है कि एंट्री करने की जरूरत ही क्या था? ये वाला एंट्री हटा दो सर, झमेला ही खत्म। ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी, ना बिजनेस होगा, ना हिसाब करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करो, झंझट ही खत्म। रिलायंस को बंद कर दो, टीसीएस बंद करो, जितनी भी कंपनी सबको बंद कर दो। क्या सही है या झंझट सही है? झंझट सही है भाई, हर समय बंद झंझट उससे पीछा नहीं छुड़ाया जाता है, माथा पे लिया जाता है कभी कभी। सो दैट्स वाई ये हम क्यों लिए अपने सर पर? क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि किसके पास गुड्स पड़ा है, ठीक है? इसीलिए हमने ये एंट्री किया। तो नॉर्मल सेल का एंट्री कर दिए, बट एक्चुअली नॉर्मल सेल है नहीं। चलिए, अब ये आपने तो बनाया होगा, ऐसे ही टाइमलाइन बना लीजिए और उस पर ये 3 एंट्री लिख दीजिए, फिर अलग से लिखा भी रहे हैं, फटाफट से करिए, देर मत करिए, आप लोग एकदम स्पीड चलिए। लिख लिए? अच्छा, ये 12 क्यों कि ये तो 10 से होगा ना? तो आपसे सोच रहे हो तो बोलना होगा ना। अच्छा, भावना को समझ के चुप रह गई। कोई यदि भावना को नहीं समझा तो डिवोर्स दे देगा। हाँ,
9 अगस्त आप जानते ही हैं कि छुट्टी का दिन है, तो आप लोग सुबह सुबह ही आ जाएंगे। फुल डे क्लास है अपना। 9 अगस्त ट्यूसडे मेरा क्लास रहता भी है, तो नॉर्मल शेड्यूल पे नहीं आना है। सुबह 10 बजे से लेके दिन भर पढ़ना है। 3 क्लास, 3 क्लास में तो 6 घंटे, 6 आवर्स का सेशन है ट्यूसडे को। हम्म देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें टाइम लगता है। यदि मैं ऊपर ऊपर पढ़ाता तो वो जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन हम तो वो पढ़ा रहे हैं जो 11 क्लास है। अभी तो 11 क्लास का है ये सब, 11 12। ये 11 में नहीं था टॉपिक, लेकिन आपके फाइनल अकाउंट में एज एन एडजस्टमेंट ये आता था। याद करिएगा, गुड सेल ऑन अप्रूवल फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में पढ़े होंगे कभी। वो टीचर बोलता होगा डेटा से घटा दो और आप यहाँ से घटा दो, 4 जगह ट्रीटमेंट सिखा देता था। लेकिन क्यों करते थे वो लोग, ज्यादा जोर नहीं देते थे। नहीं नहीं, ऐसा मत मानो कि सभी अज्ञानी हैं और एक राजेश्वरी बहुत ज्ञानी पुरुष है। ऐसा मत मानो। ज्ञान सबके हो सकता है, कम बेसी होगा थोड़ा। यदि वो जान जाए क्यों होता है तो थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है ना उनका। हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है ऑलवेज। चलिए, इसका आप जनरेटरीज सब लिख दिए हैं, फिर भी अब हम अलग से करेंगे। लेकिन अब एक और बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लो। मैसेज बाद में चेक कर लेना, तो दिमाग लगा लो थोड़ा सा। बोल दो कि क्लास में मेरा दिमाग का नींबू निचोड़ा जा रहा है और आपको मम्मी नींबू का पड़ा है। हाँ, लिख वॉइस। सर बोल रही है, बस सुनिए मम्मी सर क्या बोले अभी। क्या हालत है हमारी क्लास में वो देखो, आपको चटकारा का पड़ा है। तो यहाँ पर नॉर्मली डेटर्स टू सेल्स ये एंट्री हुआ। अब मान लो कस्टमर बोलता है आपकी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। हम बोले देखो 15,000 में आपको इसका बेस प्राइस है, आप जितना में बेच सको 16 17 आपको कमीशन मिल जाएगा। तो मान लो कस्टमर बोला ये तो 17 में बिक रहा है, तो कस्टमर मुझे 17 दे देगा। आप ऐसा मत सोचना, नहीं तो नॉर्मल खोपड़ी दिमाग, हम तो 2,000 चिपका कर रख लेंगे अंदर और उसे 15 ही बताएंगे। बिल बनता है, कस्टमर को 17 का बिल देना होगा, और इसी तरह का टर्म्स कंडीशंस होता है। तो मान लो कि 17 में कस्टमर ने बोला कि भाई ये 17 में बिक गया, तो मैं तो 15 से एंट्री करके रखा हुआ हूँ, तो मैं 2,000 से और क्या करूंगा, बढ़ाकर ये एंट्री डिफरेंशियल अमाउंट से करूंगा। और दुकानदार हमें बता रहा है देखो भाई आपका 15 में बिक नहीं रहा, कस्टमर लेने को तैयार नहीं, बोलो तो 14 में बेच दो। मैंने बोला ओके, सेल करो, मार्केट पकड़ना है पहले मुझे। तो बहुत अच्छा अच्छा डिस्काउंट ऑफर लाके मार्केट में मैंने पहले क्या किया, सस्ते में लेकर आया। लाइक चाइनीज कंपनी जैसे करती है, आप जानते ही हैं कि कॉपी कर लो अमेरिका का कंसेप्ट, कोई भी चीज़ में मेहनत नहीं करना है, रिसर्च का कॉस्ट बचा। तो किसी का भी प्रोडक्ट को कॉपी करो और सस्ते में बेचो, यही है चाइना का पॉलिसी। ये ध्यान रखना, चाइना अपना खुद का कुछ इन्वेंशन नहीं करता है, कॉपी पेस्ट है उसका। हाँ, ये एकदम सही बोली आप, सही जवाब, 1 लाख रुपए इनाम। कि कोविड उन्हीं का दिया हुआ। तो एनीवे ये ऑफिशियली प्रूव हुआ नहीं है। नहीं, बोलना क्यों नहीं, हमारे देश में आज़ादी, हम लोग किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये चाइना नहीं है।
अच्छा को भी दे सकते, बुरा को भी दे सकते। सो एनीवे एंट्री फिर 2000 रुपये से और करेंगे, और यदि कमती में बिकेगा तो क्या करेंगे, तब एंट्री रिवर्स करेंगे 1000 रुपये से। क्यों? क्योंकि हमने सेल्स ज्यादा कर रखा है, तो हम एंट्री रिवर्स कर देंगे कि 1000 से मैंने ज्यादा किया हुआ, जबकि एक्चुअली बिक रहा है 14000 में, और हम एंट्री पहले से करके बैठे हुए हैं कितने से। अब आपका ब्रेन का टेस्ट बताओ, यदि कस्टमर 15000 में ही लिया और 15000 में बिक गया तो क्या एंट्री करेंगे? 15000 में ही कस्टमर ने माना बिक गया, एक्सेप्ट कर लिया 15000 में, तब क्या एंट्री करेंगे? हमें कंसेंट मिल गया कस्टमर से 15000 पे ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा मिलने से आपको बताया ही कि आपको डिफरेंस का एंट्री करना पड़ेगा, कम मिलने से आपको डिफरेंस से रिवर्स करना पड़ेगा। और यदि एग्जैक्टली जितने में हमने भेजा उसी इनवॉइस प्राइस पर ही अप्रूवल मिल गया तो क्या करेंगे? हम्म, कैश टू डेटर करेंगे। हमने ये थोड़ी बोला कि कलेक्शन हो गया, अप्रूवल मिल गया। ज्यादा समझना भी नहीं और कमती भी नहीं समझना है। तो अप्रूवल मिल गया मतलब कंसेंट मिला, और कंसेंट मिला तो हम तो ऑलरेडी सेल का एंट्री करके बैठे हुए हैं, तो फिर दोबारा क्यों करेंगे? तो नो एंट्री, तब कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, समझ गया? अब हेडिंग डालो और लिखो पहला, व्हेन गुड सेंट ऑन अप्रूवल। एंट्री आप लोग को बोलना है, व्हेन गुड सेंट ऑन अप्रूवल। जेनेंटिस बोलो। डेटर्स डेबिटेड एंड सेल्स क्रेडिटेड। ये एंट्री आईपी से होगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस से ये एंट्री करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या चीज के लिए? तो सेकेंड एंट्री अब करेंगे अपने व्हेन एक्सेप्टेंस या अप्रूवल रिसीव्ड। व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड, अप्रूवल का मतलब ही क्या होता है? एक्सेप्टेंस। अप्रूवल रिसीव्ड एट आईपी, इनवॉइस प्राइस पर ही अप्रूवल आ गया तो क्या होगा? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। नंबर 3, व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड above invoice price, above invoice price, तो एंट्री क्या होगा? डेटर्स बढ़ाएंगे और सेल्स इनकम को क्रेडिट करेंगे कितने से? डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस कितना है? तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअल सेल्स माइनस आईपी, एक्चुअल सेल्स माइनस आईपी, इससे एंट्री करेंगे व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड अबव आईपी। नंबर 4, व्हेन अप्रूवल रिसीव्ड बिलो आईपी। तो एंट्री क्या होगा? रेवेन्यू को कम करेंगे तो सेल्स डेबिटेड एंड आपका डेटर्स इंक्रीज है उसे कम करेंगे। ये किस अमाउंट से एंट्री होगा? तो आईपी माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस, आईपी माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ये एंट्री होगा। नंबर 5, व्हेन गुड्स रिजेक्टेड
व्हेन गुड्स रिजेक्टेड सेंट ऑन अप्रूवल, जब गुड्स का रिजेक्शन हो जाए जो अप्रूवल बेसिस पर अपने भेजे हैं उसके लिए एंट्री करना है, तो फॉर दैट एंट्री क्या होगा, बोलो फटाफट से, सेल्स डेबिट होगा एंड डेटर्स को आप कैंसिल करोगे, डेटर्स डिक्रीज करोगे, ये एंट्री आपका आईपी से होगा। ये हो गया कहानी। अच्छा अच्छा, वापस दे दिया, ज्यादा पे ले लिया, कमती पे लिया, कुछ नहीं किया, तो ये एंट्री हो गया। व्हेन अप्रूव्ड हो गया, हमने सारा कर लिया। अब ईयर एंड आ गया और अप्रूवल नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया इस पिक्चर में, ईयर एंड आ गया, टाइम भी खत्म नहीं हुआ, अगला कुछ बोल भी नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग का एंट्री नंबर 6, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाँ, वही करेंगे एट द एंड ऑफ FY financial year, when at the end of financial year, when approval of goods not received, at the end of financial year, when approval of goods not received, तब जब अप्रूवल मिला ही नहीं है अभी तक, तो क्या करोगे आप, व्हाट यू विल डू इन दैट केस, पहला एंट्री हम डेटर्स को कैंसिल करेंगे, तो डेटर्स को कैंसिल करने के लिए एंट्री हो जाएगा, सेल्स को कैंसिल करेंगे इनवॉइस प्राइस से, और डेटर्स को कैंसिल करेंगे इनवॉइस प्राइस से। एक और एंट्री होगा क्या चीज के लिए, तो स्टॉक हमारा कमती है, तो स्टॉक हम बढ़ाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। थोड़ा और डिटेल्स आने के लिए ये बात मेंशन कर देते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है कहाँ, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री विथ कस्टमर डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। पूछो क्या पूछ रही थी, कोई पूछ रहा था। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री विद कस्टमर, ये बात अपने को लिखना पड़ेगा, और ये एंट्री जो होगा वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी बोलते हैं, याद रखिएगा, मार्केट प्राइस मत बोलिएगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस पर अपने करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला मेथड होगा, जो कि बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि इसमें वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। समझ में आया होगा, होप सो। कोई प्रॉब्लम है, चैप्टर खोल लीजिए और सम्स कर लेते हैं कुछ, तब सेकेंड मेथड पे जाएंगे, फिर थर्ड मेथड पे जाएंगे। वो छोटा सा चैप्टर है, तो पेज नंबर बताइए कितना है, 94। आगे हम सम्स पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग डाला हुआ है रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स डे बुक, मैंने फर्स्ट मेथड जो हम लोग कर रहे हैं वही है ये। हालांकि एग्जाम में आपको कभी भी हेडिंग डाल के थोड़ी देगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये आपका कौन सा मेथड में, मतलब ये कहाँ फॉल करेगा, ये बात आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा। तो पहला है यहाँ पर, CE सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016।
तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 2016 में। सितंबर 15 को बता रहा है कि गुड्स सेंड किए हैं कस्टमर्स को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कॉस्ट में 33 1/3% प्रॉफिट ऐड करके। तो ये अमाउंट आया 1 लाख रुपीस का। कॉस्ट पे 33 1/3% विच इज इक्वल टू सेल के ऊपर यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 25%, 25% आएगा। ये मैथ्स आप लोग का बहुत स्ट्रांग होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिक मैथ्स है, 6 7 8 क्लास का मैथ्स है ये, कि कॉस्ट के ऊपर 33 1/3% प्रॉफिट है यदि, तो वही मार्जिन सेल के ऊपर कितना आता है, सो दैट कम्स टू 25%। ये आता है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज हो गया। तो आप एंट्री 1 लाख से कर दोगे, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, उसमें से 40,000 का गुड्स वापस आ गया। अभी भी कस्टमर के पास कितने का गुड्स है? 60,000 का अभी भी पड़ा हुआ है। नवंबर 25 को बोला रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने 40,000 का अप्रूवल दे दिया, तो उसका एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो सेल का एंट्री पहले ही करके बैठे हुए थे। रिटर्न आएगा तो एंट्री होगा, तो 40 का एंट्री होगा, बट इसका एंट्री नहीं होगा। और गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, लास्ट में 20,000 रुपए का गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ रह गया, तो मुझे ईयर एंड में जाकर कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करना पड़ेगा, सेल कैंसिल करना होगा, डेटर कैंसिल करना होगा, और स्टॉक को दिखाना पड़ेगा। गुड्स सी रिकॉर्ड्स द सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन ऑन एज ऑर्डिनरी सेल्स। एज ऑर्डिनरी सेल्स का मतलब होता है नॉर्मल जो सेल होता है वही दिखा दिया, क्रेडिट सेल्स। You are required to pass necessary journal entries in the books of CE, assuming that the accounting year closes on 31st December 16। तो सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए, क्वेश्चन 1, और फॉर्मेट में चाहिए जर्नल का। क्वेश्चन 1 जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, अमाउंट ऊपर में डेबिट क्रेडिट। जैसा होता है, कोई अपने अलबेला चीज नहीं कर रहे। पहला एंट्री होगा कितने सितंबर को भाई? सितंबर 15। ईयर जो है वो ईयर भी डाल दीजिए 2016। तो फर्स्ट एंट्री होगा डेटर्स डेबिटेड, एंड सेल्स क्रेडिटेड। ये एंट्री अपने इनवॉइस प्राइस से करेंगे 1 लाख से। ये एंट्री अपने 1 लाख से कर दिए। सो ये एंट्री अपने 1 लाख से किए फॉर गुड सेंट ऑन अप्रूवल के लिए, डेटर्स डेबिटेड एंड सेल्स क्रेडिटेड। आगे इसमें से जो डिस्क्रिप्शन होता है यानी नरेशन, नरेशन में बात मेंशन करना पड़ता है कि बीइंग गुड सेंट ऑन अप्रूवल रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स डे बुक। आप समझ रहे हो ना बात? पहला सम से तो लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, गुड सेंट ऑन अप्रूवल रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स डे बुक। देखो कहीं ना कहीं तो सच्चाई मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सब झूठ। तब तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हमारा अप्रूवल सेल्स था या मेरा ऑर्डिनरी सेल्स था, एक्चुअल सेल्स था, कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब इसमें से वो 40,000 का गुड्स को क्या कर रहा है, रिटर्न कर देगा 20 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 20 रिटर्न आया, तो अपने क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट करेंगे 40,000, एंड क्रेडिट क्या करोगे,
डेटर्स 40,000 से आपका डेटर्स क्रेडिट होगा। तो सेल्स डेबिटेड एंड डेटर्स क्रेडिटेड ये एंट्री आपका 40,000 से अक्टूबर 20 को करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो अप्रूवल मिल गया है वो है 40,000 का 25 नवंबर को। फॉर दैट नो एंट्री इज रिक्वायर्ड बिकॉज आप ऑलरेडी एंट्री सेल्स का मार चुके हो, पहले ही कर चुके हो, तो अब एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 31 दिसंबर आ गया जिसका अप्रूवल मिला नहीं है, टाइम भी खत्म नहीं हुआ है। सो दिसंबर 31 को आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे लिखोगे दिसंबर 31 और दिसंबर 31 को क्या लिखोगे, तो दिसंबर 31 में आपका आ जाएगा, पहले सेल्स डेबिट करोगे 20,000 एंड क्रेडिट किसको करोगे, डेटर्स को 20,000 से। एक एंट्री और आएगा दिसंबर 31 को, क्या चीज के लिए, क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड या क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल लिख सकते हो, डेबिटेड एंड क्रेडिट करोगे किसको, परचेज को। $20,000 को कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एंट्री कॉस्ट प्राइस पे आप या मार्केट प्राइस विचेवर इज लोअर है, मार्केट प्राइस आपको पता ही है कि 20,000 है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 15,000 आएगा कॉस्ट प्राइस, 15,000 रुपए। कैसे आया 15,000, कैसे आया 15,000, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल प्राइस कितना है 20,000, प्रॉफिट कितना है 5,000, माइनस करना पड़ेगा तब आएगा 15,000। अच्छा प्रॉफिट कैसे निकला वो भी देख लो, तो 33 1/3% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है, तो मैंने बोला 25% ऑन सेल प्राइस, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 33 1/3% ऑन कॉस्ट, दैट इज 25% ऑन सेल प्राइस। ये सभी को आता है, तो आता है या नहीं आता, बोलना हाँ या ना, नहीं आता तो समझाऊंगा, आता है तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई आता है। एक जन बोल रहा है सिर्फ बता दीजिए, मेजोरिटी होगा तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। आता है, 2 जन हो गए बता दीजिए, आता है, 3 जन हो गए भाई बता दीजिए, बता दें, प्रिया आ रहा है, आ रहा है, बता ही दें, बता दें, बता दें, चलो भाई, मेजोरिटी लोगों का मन है कि भाई बता देते हैं, तो अल्टीमेटली चलो कर देते हैं भाई। मोस्ट ऑफ यू डोंट नो हाउ टू गेट दिस, बच्चा वाला चीज समझाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप भी ऐसा डायग्राम बना लीजिए कॉपी में, समझ गए, ऐसा डायग्राम बनाइए आप भी, बनाइए। आप लोग क्यों नहीं बनाते, मेरी बात को सुनते नहीं है, ड्राइंग देख रहे हैं, देख के क्या फायदा, देख के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ये दो दोस्त है, ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर है छत पर और एक ग्राउंड फ्लोर पे। ये बिल्डिंग का छत आपको दिख रहा होगा भाई, फीलिंग आ गया ना कि ये छत है,
तो ये छत है, छत के ऊपर दोस्त है आपका, और छत के नीचे आपका दोस्त खड़ा है, आपको बुला रहा है। आप सोचिए आप कौन है? आप छत पर हैं, दोस्त से मिलना है, क्या करना होगा? नीचे उतरना होगा सीढ़ी से, या वो दोस्त को आप बुलाएंगे तो उसको सीढ़ी, तो एक सीढ़ी की भी आवश्यकता है, सीढ़ी बना। नहीं है, यही सीढ़ी है, यही सीढ़ी है, यही सीढ़ी है, यही सीढ़ी है। ऐसा सीढ़ी चढ़ना हो। ये सीढ़ी पसंद नहीं है, इसमें खतरा लग रहा है, ये सीढ़ी लो, चढ़ जाए। चढ़ा कैसे, वो भी देखो ना। ये चढ़ गया, 2 3 4 5, दोनों दोस्त मिल गए। ये इसी सीढ़ी से चढ़ के इंतजार कर रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो दिख रहा है, मतलब टेरेस पे ये दोस्त खड़ा है। ये सीढ़ी का नाम जो है ना वो क्या है? अब ये सीढ़ी को बोलते हैं प्रॉफिट, इस दोस्त का नाम है कॉस्ट, इस दोस्त का नाम है सेल प्राइस। ठीक है, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन 100 में से 100 लोगों से पूछता हूँ तो एक जन का सही जवाब आता है। यदि मैंने कैलकुलेट करने दे देता कि 18% कॉस्ट पे है तो सेल पे कितना है बता दो, तो आपकी हवा निकल जाती। मैं तो जानबूझ के देख रहा था कि कौन बोलता है आगे आकर, किसी को नहीं आता। आप लोगों में से किसी को आता है 18% ऑन कॉस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑन सेल? सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑन सेल? करके बताओ। चलिए सीख लीजिए, बाकी लोग जो दिमाग वाले लोग हैं बाद में दिमाग लगाइएगा। कॉस्ट एंड सेल प्राइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आता होगा, आता होगा किसी के। मेरा वाला मेथड ज़्यादा इजी है, कहानी की तरह याद रह जाएगा। सीढ़ी का नाम क्या है? प्रॉफिट। यदि इसको ऊपर जाना है तो आप क्या बोले? सीढ़ी चढ़ना होगा। तो इसका मतलब है फासला कौन है? प्रॉफिट का फासला तय करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये जो नीचे है और ये मिलकर, ये और प्रॉफिट मिलकर इसके बराबर है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करके ही तो सेल प्राइस आता है। तो हमेशा याद रख लेना, कॉस्ट से सेल पे जब कन्वर्ट करना होगा तो प्लस करके डिवाइड करेंगे। क्या? और सेल से इन कॉस्ट पे लाना होगा परसेंटेज, तो माइनस करके डिवाइड करेंगे। इतना याद रह जाएगा। सीढ़ी उतरना है माइनस करना है, सीढ़ी चढ़ना है। ग्राउंड फ्लोर क्या होता है? कॉस्ट। फर्स्ट फ्लोर क्या होता है? सेल। फर्स्ट फ्लोर पे हो, नीचे आना है क्या करोगे? माइनस। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में ऊपर जाना है क्या करोगे? प्लस। अब कहाँ प्लस करके डिवाइड करना वो भी बोल दे रहे हैं। तो मान लो हमारा परसेंटेज दिया हुआ था कॉस्ट के ऊपर 33 1/3, तो कॉस्ट 100, ये 33 1/3 ऐड करके डिवाइड करना है। मैंने तो बोला ना यही बात, ग्राउंड से ऊपर जाना है तो ऐड करके डिवाइड करना, 100 के साथ ऐड करना है या 100 के साथ माइनस करना है, ये सब याद रखो हमेशा। 100 में ऐड करके डिवाइड करेंगे या 100 से माइनस करके डिवाइड करेंगे। तो चलो हम 100 में 100 ये है, यदि ऐड करना है हमें तो 33 1/3 ऐड करके डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे? 33 1/3 में हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे प्रॉफिट ऐड करके। तो 100 में ऐड कर दो 133 और मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये काट के दिखाओ तो आया 4, और 4 से इसको काट के दिखाओ तो ये आया 25%। तो इसलिए मैंने बोला था कॉस्ट 33 1/3% विच इज इक्वल टू 25% ऑन सेल प्राइस। क्लियर है?
कई बार यूज होगा, कंसाइनमेंट चैप्टर में भर भर के यूज होता है, ठीक है ना। कंसाइनमेंट चैप्टर में से भर भर कर यूज करते हैं अपने। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो जब आपने यहाँ ये कर लिया तो एक तो कैलकुलेट करके बता दीजिए। ये फटाफट से आप गेम खेल लीजिए और बताइए कि क्या परसेंटेज होगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस है। ये हमें दिया हुआ है 25%, नहीं थोड़ा और लो, ये लो 30%, तो ये कितना होगा निकालो। ये दिया हुआ है 40%, तो ये क्या होगा? 42 पॉइंट 28.55 28.50 आ रहा सभी का? इजी तो था ना। अरे यहाँ से सेल प्राइस से उतरना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100। बाकी तुम्हारा जो आता था हमसे बोले हमको सिखाने, हमने अपना सिखाया। तुमको जो आता है तुम एक्स वाई जेड मानते रहना। तुम जब तक एक्स करेगा हम भरवली बोल देंगे, कैलकुलेटर लेके तू एक्स करते रहना, हम कैलकुलेटर रहेगा, बटन दबाएंगे मेरा आंसर होगा। तो तू एक्स लेके करना ना, मना कौन किया तेरे को? तो यहाँ पर क्या होगा? 40% ऑन क्या है? यदि 40% वाले में हमको जाना है तो 40/140 मल्टीप्लाइड बाई 100, 40/140 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हम एक्स मानने ही क्यों जाए जब इतना इजीली दिख रहा है हमें। कैलकुलेटर में 40, डिवाइड का बटन 140, मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू आंसर आ गया। तो उतना हम एक्स और वाई और जेड और भी आएगा अभी, उसमें तुम फंस जाएगा। ऐसा मैंने नहीं बोलता हूँ, एक्स बेस है वही, ये उससे शॉर्टकट बनाया गया है। गोल्डन रूल अकाउंट का गलत नहीं है, वो सही है, उससे मेरा मॉडर्न रूल्स बनाया हुआ है। वो मुझे दोनों आता है, बट आपको वो दोनों पहला गोल्डन रूल के ऊपर प्रैक्टिस करने में बहुत सारा लग जाएगा। अच्छे ढंग से कोई अच्छे ढंग से सिखाए तब, बोलते ना बढ़िया गुरु चाहिए, तो आपको गोल्डन रूल वाला भी आ जाता। लेकिन आप बोलेंगे सर आप क्या बढ़िया गुरु नहीं है, आप नहीं सिखा सकते थे? मैं सिखा सकता था, बट आपके पास ना उतना पेशेंस है ना उतना आपके पास टाइम है। समझ में आ रहा है? तो ये आप सीख गए। अभी 15,000 वाला क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग एकदम तैयार हैं अपने हवाई जहाज को उड़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 दनादन से आप करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से आप लोग करेंगे।
हो गया? चलिए मेरे साथ देखिए। S Limited sends out its goods to dealer on sale or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sales and are passed through the day books. Just before the end of accounting year 31st December 2016, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each, cost 200 each, on sale or return basis and debited to his account. Of these goods on 31st December 2016, 50 were returned and 70 were sold, while for the other goods date of return has not yet expired. Pass necessary adjustment entries on 31st December 2016. सिर्फ 31st दिसंबर को एंट्री करना है, सेंड करने का मत कर देना। समझ में आया क्या बोले? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। आपसे पूछा गया है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करना है, वो भी 31st दिसंबर को करना है, तो सिर्फ उसी का एंट्री होगा जिसका अप्रूवल नहीं मिला है, बाकी सबका कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका टोटल यूनिट्स आपने सेंड किया था कितना, 200। यहाँ पर बता रहा है 200 यूनिट्स अपने सेंड किए, और उसमें से क्या कितने कहानी क्लियर हो गया। ऑफ दिस गुड्स 50 वर रिटर्न, 70 वर सोल्ड, यानी कि 120 का स्टोरी क्लियर। तो 80 का स्टोरी बचा हुआ है 80 यूनिट्स, तो 80 यूनिट से अपने एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 80 से क्या एंट्री होगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, 80 मल्टीप्लाइड बाई 250, 2 क्या हो जाएगा, डेटर्स। टोटल अमाउंट कितना हो गया। अब हमें पता है कि इसमें से अपने को किसका एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक का कैंसिल करना पड़ेगा, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उस केस में आपका एंट्री उसके लिए क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना। और आपका ट्रेडिंग या परचेज को क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग या परचेज को क्रेडिट करेंगे, तो ट्रेडिंग या परचेज को क्रेडिट करो। क्लियर है? तो लिखेंगे स्टॉक इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल account debited, to purchases। ये एंट्री कितने से होगा, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 200, 16,000 से ये एंट्री अपने 16,000 से करेंगे, क्योंकि कॉस्ट हमारा 200 था एक यूनिट का। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 2। और क्या एंट्री करेंगे, किसका, इनवॉइस प्राइस पर। क्योंकि हमें ईयर एंड में पूछ रहा है, 31 दिसंबर को पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बीच में जो पहले हो चुका है वो हमसे नहीं पूछा है, हमसे सीधा एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने नहीं बोला है। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं होगा, एंट्री हुआ, बट हमसे करने नहीं बोल रहा है हमको। ट्रांजैक्शंस हुआ बट हमें करने नहीं बोल रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ यही 2 एंट्री हमसे पूछा है। इसलिए उस लाइन को ठीक से पढ़ना है। होता ये है प्रोफेशनल एग्जाम में कि हम लोग का पढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एकेडमिक में क्या होता है ना, कुछ जाने या ना जाने फाइनल अकाउंट का पहले फॉर्मेट ड्रॉ करके बैठा हुआ रहता है स्टूडेंट।
जो तुम लोग पढ़ रहे हो 11-12 पढ़ के आए हो, तो उसमें क्या होता है ना, पहले लाइन टान दिए, पता है वही आएगा, पता है वही चार्ट एडजस्टमेंट रहता है घुमा फिरा के। बट प्रोफेशनल में नहीं चलता। ये तो मैं बार बार रिपीट किया हूँ कि आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल डिफरेंट है। आपका असली दम खम कितना है आपके अंदर, वो सारा यहाँ पर निकालना है। ऊपर ऊपर का कोई ज्ञान काम नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलूँ आगे। तो इसमें होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अगले क्लास में आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, रिमेंबर, होमवर्क डिस्कस करने के बाद। ये ज़्यादा टाइम लेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ज़बरदस्ती का थोड़ी टाइम लगा देंगे, ऐसा थोड़ी है। ये एक ही चीज़ है घुमा फिरा के आपका। नेक्स्ट है, इसमें दूसरा मेथड कब फॉलो होता है, तो बोलते सेकेंड मेथड है सेल और रिटर्न जर्नल फॉलो करते हैं, मतलब कि थोड़ा डिटेलिंग रिकॉर्ड करते हैं। ये तो मेथड गलत था ना पहला। तो बोलते हैं कि जब आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स मॉडरेट हो, मॉडरेट होने का मतलब है कि थोड़ा से ज़्यादा होता हो, तो बोलते हैं उस सिनारियो में कि आप ट्रांजेक्शन्स को, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होता हो, तो बोलते हैं स्पेशल बुक बना लो उसके लिए। तो स्पेशल जर्नल बनाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेल और रिटर्न जर्नल। क्या बोलते हैं उसको? सेल और रिटर्न जर्नल। कोई एंट्री नहीं करना है, फॉर्मेट में सजाना, इतना सेंट हुआ, इतना रिटर्न आया, इतना, मतलब अपने उसमें से आप क्या किए, रिटर्न कर दिए, इतना का बैलेंस अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। ये फॉर्मेट में सजा देना है, उसी को सेल और रिटर्न जर्नल बोलते हैं। इतना इजी है ये। लेकिन जितना इजी है उतना जल्दी ये खत्म हो रहा है, और उतना जल्दी आप भूल जाएंगे, ये भी याद रख लेना। तो एग्जाम में कुछ एक चैप्टर जरूर से रिवीजन करना चाहिए, वो उनमें से ये एक चैप्टर है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ है ही नहीं डिफिकल्टीज। लेकिन इजी चीज भी तो मान लेते हैं कि बहुत इजी चीज है, बट हो सकता है कि वो आप नहीं प्रैक्टिस में है, नहीं जानते, तो वही चीज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग अब हेडिंग डाल देंगे, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मॉडरेट। दूसरा नंबर मेथड कर रहे हैं, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर मॉडरेट। यदि मॉडरेट होगा तो अपने उस केस में क्या करेंगे, तो प्रिपेयर सेल और रिटर्न जर्नल, जिसमें ये डेट होगा, यहाँ सेंट होगा, यहाँ आपका अप्रूव्ड होगा, यहाँ आपका रिटर्न होगा, और यहाँ पर आपका बैलेंस बचेगा। नहीं, इसे सेल और रिटर्न जर्नल बोलते हैं। स्टोर लेजर वो ऐसा ही होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, बट ऐसा ही होता है। डेट यहाँ पर होगा आपका, फर्दर इसके अंदर में कॉलम्स बनेंगे। हमने तो बड़ा छोड़ा था। तो इसमें होगा आपका गुड सेंट, और पर्टिकुलर्स और अमाउंट होता है। यहाँ पर होता है गुड्स अप्रूव्ड, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, गुड्स रिटर्न्ड,
आगे पीछे भी हो सकता है, मैंने पहले रिटर्न हो गया बाद में अप्रूव्ड हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड बैलेंस, नहीं नहीं, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये पर्टिकुलर्स है। पर्टिकुलर्स, ठीक है बच्चा लोग, यहाँ ये फॉर्मेट है। यहाँ पर गुड्स सेंट, यहाँ पर क्या होता है कि हम रियल बुक में मैंने डे बुक्स में एंट्री करते ही नहीं है, यहाँ करते हैं। ये ज़्यादा बेटर है, वहाँ कुछ गलती करके फिर उसे करेक्ट करो, उससे बेटर ये है ना कि यहीं पर लिखो, यहीं पर आप ट्रांजेक्शन्स कर लो। तो यहाँ पर जो गुड्स सेंट है डिटेल्स हो गया कि हमने किसको गुड्स भेजा है, एक्स वाई जेड कौन रिसीव किया, वहाँ पर डिटेल्स डाल देंगे। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, डेट में डेट डाल दो, पर्टिकुलर्स में एक्स को भेजा गया, वाई को भेजा गया, जेड को भेजा गया, उसने अप्रूवल कब दिया है, अप्रूवल का डेट में किसने अप्रूवल दिया उसका नाम लिख दो और अमाउंट लिख दो, किसने रिटर्न किया उसका नाम लिख दो, लास्ट में किसका बैलेंस बचा वो आप लिख दो कि भाई इतना बैलेंस बचा हुआ हमारा। तो फाइनली इसमें एंट्री कौन से कॉलम के लिए होता है, एक बात बताओ, गुड सेंड करना ट्रांजेक्शन है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। गुड सेंड ट्रांजेक्शन नहीं है। ट्रांजेक्शन होता तो इसे बनाने की जरूरत क्या था, सीधा आप सेल्स डे बुक में लिख दिए होते। वहां से तो पीछा छोड़ा के आप आए हो कि यार वहां लिखना गलत होता है, अब आप फिर से बोल रहे हो कि नहीं ट्रांजेक्शन ही है, ये तो गलत बात हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है। यही रीजन है कि जो टोटल आपने जितना भी पीरियोडिक टोटल होगा उसका ये टोटल है और इसका कोई एंट्री नहीं होता, नो एंट्री, तो बुक्स में इसके लिए नो एंट्री। गुड्स अप्रूव्ड हो गया, बताओ ये ट्रांजेक्शन है या नहीं है? ये है, तो इसका एंट्री होगा, आप बोल दो क्या एंट्री होगा। अब इन दुनिया में कभी भी कहीं पे किसी भी चैप्टर में हो या आप किसी भी लेवल पे हो, वही होता है सेल का जो एंट्री होता है, आप कंफर्म सेल है ये, तो एंट्री क्या होता है, डेटर्स टू सेल्स, यानी ये अब आपका नॉर्मल जो सेल्स डे बुक है वहां पे जाके ये रिकॉर्ड होगा और उसका जन एंट्री होगा डेटर्स टू सेल्स, यानी यही इकलौता एंट्री होता है इसमें। ठीक है, जो रिटर्न आ गया बताओ, जो वापस आ गया, क्या वो ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्डेबल ट्रांजेक्शन है? तो आंसर है नहीं। जब हमने सेंड को ही रिकॉर्ड, मतलब सेंड को ही हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो रिटर्न का हम जन एंट्री कैसे करेंगे, हम उसका भी एंट्री नहीं करेंगे, अप्रूव्ड का एंट्री करेंगे। तो इसीलिए इस बार जो रिटर्न आ गया उसके लिए क्या होगा, लास्ट में जो बैलेंस बचा बताओ उसके लिए एंट्री होगा या नहीं होगा? वो होगा क्यों? क्योंकि वो मेरा एसेट है और मेरे पास है नहीं, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो मेरा इन्वेंट्री कमती है, इसलिए मुझे मेरा अपने इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा एंड फॉर दैट एंट्री करना पड़ेगा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिटेड, एंड क्रेडिट किसको करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा इन्वेंट्री डेबिटेड टू परचेजेस, इसके लिए ये एंट्री आएगा। ये एंट्री किससे होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये आपसे पूछेगा क्या लगता है एग्जाम में, नहीं ये मेथड नहीं आएगा एग्जाम में, इसमें है कहाँ कुछ, लेकिन प्रोफेशनल एग्जाम में बोला नहीं जा सकता, आपको आना सब कुछ चाहिए, आप करो मत करो एग्जाम में आए ना आए, वो ये एक्सपेक्ट करता है हम कभी भी कुछ भी पूछेंगे,
ऐसा नहीं वो सोच के चलता है कि जो रेगुलर आता है वही हम पूछेंगे, उन लोगों का कभी ये नेचर ही नहीं है। एक बार उठा के पेटी गैस बुक पूछ लिया था 10 साल में, तो कभी पेटी गैस बुक नहीं पूछता है। तो लोग सोचे होंगे पेटी गैस बुक करके जाने की चीज़ है क्या, ईजी चीज़ है, बट वही पूछ लिया। और आप परफेक्ट नहीं बनाओगे तो वहाँ ज़्यादा मार्क्स कटेगा। परफेक्ट बनाने का मतलब जो चीज़ जैसे लिखना वो लिखना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे नहीं, आप तो बोलेंगे बहुत तुच्छ सा चीज़ है, आपने तुच्छ तरीके से उसे कर भी दिया, जबकि कुछ भी नहीं है उसमें, हार्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा तुच्छ वाला ही, आप फुल मार्क्स नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं। यही रीजन है कि एग्जाम के पहले इन सब चीजों को देखना चाहिए, छोटे छोटे चीजों को। बड़ा चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं, वो तो टीचर इतना उस पर टाइम लगाया हुआ रहता है, आपको याद ही रहेगा। पार्टनरशिप पढ़ाएंगे वो तो पूरा ही रहेगा, आपको आता ही रहेगा। मतलब कंपनी पढ़ाएंगे, इशू ऑफ शेयर्स, वो आता रहेगा, उसमें टेंशन नहीं है। ये छोटे छोटे चीज का रिवीजन ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम के पहले। पूछता है बच्चा लोग कौन सा क्या पढ़े सर, क्या रिवाइज करें, अरे यही। वो लोग चाहता है कि हम पार्टनरशिप का बोल दें ये वाला सम आ रहा है एग्जाम, अरे हम थोड़ी भगवान है, हमको नहीं पता कि कौन सा सम आ रहा है, हम नहीं जानते। ठीक है, समझ में आया ये? तो चलिए सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक ही सम है। A firm sends goods on sale or return basis. Customers having the choice of returning the goods within a month during May 2016, the following are the details of goods sent. आप देख रहे हैं मई में, 2 मई को, 8 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई और 27 मई को ये ट्रांजेक्शन हुआ पी बी क्यू डी ई आर के साथ। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स। तो आप यहाँ पे मार्क करो, अभी जो बनाना सिखाया, जो फॉर्मेट ड्राफ्ट किए, तो यहाँ पे पी ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न पी और क्यू। बी डी ई सिग्निफाई दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स, बी डी, अरे मार्क तो करने दो, एंड ई सिग्निफाई कर दिया, मैंने अप्रूवल दे दिया। एंड आर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है कि अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, वो बैलेंस बच गया। सो द बुक्स ऑफ फर्म, द सेल और रिटर्न अकाउंट, कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15 जून 2016। तो आपको ये सब अकाउंट बनाना है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपको वही जो सेल और रिटर्न का जर्नल का फॉर्मेट दिया वैसा ही आपको फॉर्मेट बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, डेट, फिर एक सेंट का कॉलम हो जाएगा, एक रिटर्न का, एक अप्रूव्ड का, और एक बैलेंस में भी डबल कॉलम कर लो इस बार, ठीक है? बैलेंस में भी डबल कॉलम। अरे आपको दिखाना तो पड़ेगा ना दीदी, ओ दीदी, दिखाना तो पड़ेगा। सब में पर्टिकुलर्स और रुपीज है, वो लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले डेट डाल देंगे। ईयर कौन सा है वो देख लो, 2000 कुछ 16 है और मई का मंथ है, तो आप डेट में लिख देंगे 2016, और मई है सेकेंड। क्या हुआ, पहला मई, सेकेंड को पी है, तो पहले तो कॉपी पेस्ट करना है, पी बी क्यू डी ई आर, ठीक है ना? क्या चीज? 15 जून को अकाउंट शो करना है। शो इन द बुक्स ऑफ फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15 जून।
हम लोग तो मई के लिए बना रहे हैं ना। नहीं नहीं, 15 जून तक करेंगे ना। किसी को गलत पहले समझने से अच्छा अपना दिमाग लगाना चाहिए। गुड सेंट है ना, पहले क्वेश्चन बोलो ना, किस किस को भेजे, मे टू को किसको भेजे हैं, कितना, उसके बाद का डेट बोल, फिर फिर 3,000 20 और कुछ है, तो ये हो गया, कॉपी पेस्ट था ना। अभी गुड्स रिटर्न किसने किसने किया, पी एन, तो डेट दिया हुआ रहता है तो डेट लिखकर हम रिटर्न का लिखते, डेट नहीं दिया हुआ है तो हम पी के सामने ही पी लिख देंगे। गुड्स रिटर्न पी ने किया है, और किसने किया, 15,000 का गुड्स वापस आ गया, 28,000 का गुड्स वापस आ गया। अप्रूव्ड किसने किया है, बी ने किया, डी ने किया, एंड ई ने कर दिया। बी का अमाउंट है 20,000, डी का अमाउंट है 3,000 और ई का अमाउंट है 1,000। बैलेंस कौन बच गया, 26,000। तो सबसे पहले गुड सेंट, गुड सेंट में क्या होगा, टोटल बोलो, 93,000। गुड्स रिटर्न का टोटल 43,000। गुड्स अप्रूव्ड का टोटल 24,000 और बैलेंस का टोटल, जेरेंटिस किसका होगा, आपको पता है सेंट का एंट्री नहीं होता है, रिटर्न का एंट्री नहीं होता है, अप्रूव्ड का एंट्री होगा डेटर्स टू सेल्स। देख लीजिए पहले तो, हार्ड है या इजी है, ये सब मतलब चैप्टर में खाली गिनने के लिए चैप्टर है, ये सबसे क्यों नहीं आता है, तब सभी कोई सीए बन जाएगा, सब कोई सी हो जाएगा तो सी को कौन पूछेगा। कोई भी चीज यदि इजीली अवेलेबल है तो उसका वैल्यू नहीं। हाँ, तो एंट्री एक साथ होगा 24,000 से, पीरियोडिक टोटल जो होता है उसे एंट्री होता है डेटर्स डेबिटेड 24,000 टू सेल्स 24,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गया, उसके बाद एंट्री होगा क्या चीज के लिए, बैलेंस जो है उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या हम लोग, क्या मार्जिन लेके ट्रांसफर करता है, कुछ दिया है, तो हम लोग लिखेंगे इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड या इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट।
जो अमाउंट है वो है आपका 26,000 लेस प्रॉफिट। कोई बात, उसी दिन कर रहे हैं। 26,000 माइनस प्रॉफिट। मान लेते हैं कि हमसे एडजस्टमेंट इन स्टॉक का पूछेगा तो ये होगा। एंट्री पूछ लेता तो ये होता, नहीं पूछा नहीं होगा मान लो, इसीलिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, इसी रीजन से नहीं, क्योंकि बुक्स तो क्लोज हो नहीं रहा है। बताओ कैसा लग रहा है ये वाला सेकंड वाला मेथड? कैसा लगा मेरा मजाक? एग्जाम में यही आएगा 16 मार्क्स का। बिल्कुल यही आएगा। तो मजाक समझना। एक ही होना चाहिए 100 मार्क्स का एग्जाम में, और यही आना चाहिए बस, और कोई चैप्टर का कोई जरूरत नहीं है। क्या? क्वेश्चन नंबर 8। देखो अभी तक जो हम लोगों ने किया वहां पर ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्या है, मॉडरेट है। अब ट्रांजेक्शन्स और ज्यादा है, तो हम लोग अभी तक सबको पकड़ के एक साथ डेटा सेल्स कर दे रहे थे और स्टेबल से पकड़ रहे थे कि किसके पास कितना है, लेकिन हम चाहते हैं और ज्यादा डिटेल्स हो। एक एक के पास मेरा क्या हिसाब किताब वो भी क्लियर होना चाहिए, तब क्या बनाना होगा, लेजर। क्या बनाना होगा, लेजर। तो जो ये था डे बुक्स, जर्नल मतलब डे बुक्स। तो इसके बाद यदि आप लेजर ऐड कर देंगे तो वो तीसरा मेथड हो जाएगा, मतलब जनरेटिव किए, और जब ज्यादा न्यूमेरस ट्रांजेक्शन्स हो तो आपको बनाना पड़ता है सेल और रिटर्न। डे बुक्स तो आपको वहां पे जर्नल था, यहाँ पे उसको ये लोग बोलते हैं सेल और रिटर्न डे बुक्स along with लेजर। तो लेजर भी बनाना पड़ता है, मैंने जर्नल भी करना होगा और साथ में आपको लेजर भी बनाना पड़ेगा। सेम सम्स ही चाहे तो हम कर सकते हैं, हम चाहते हैं एक सम्स और हो जाए, इसी बहाने चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, हम होमवर्क दे पाएंगे और अगले क्लास में बचा हुआ सम्स डिस्कस कर लेंगे, एंड आई कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑन ट्यूसडे, जो आपका मेगा क्लास होगा। मेगा क्लास मतलब एक ही दिन में 3 क्लास। मेघा सुनाई दिया? नहीं, मेगा मेगा मेगा, मेगा सेल्स जो होता है वैसे। भाई ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8, हेडिंग डाल दो कॉपी में, वेयर ट्रांजेक्शंस आर न्यूमेरस। हेडिंग डालो, वेयर ट्रांजेक्शंस आर न्यूमेरस। ये व्हेन ट्रांजेक्शंस आर न्यूमेरस, तब बनता है आपका, उसके नीचे लिखना, तब बनता है सेल और रिटर्न डे बुक्स, एग्जैक्टली सेम जो अभी बनाए आप, उसी को बोलते हैं सेल और रिटर्न डे बुक्स। प्लस एंड सेल और रिटर्न लेजर भी बनता है। सेल और रिटर्न डे बुक्स प्लस, या एंड एक ही बात है ना, सेल और रिटर्न लेजर्स, लेजर लेजर्स नहीं। बस हो गया भाई, आ जाओ सम्स पे आओ। हाँ, एक्स सप्लाइड आगे समझ लो, इसमें थोड़ा डेट का खेला खेलेगा।
सीधा नहीं देगा, इसके पहले वाला सम थोड़ा सीधा था। X supplied goods on sale or return basis to customer, the particulars of which are as under, और यहाँ पर 10th दिसंबर को दिया 10,000 का, बोल रहा नो इंफॉर्मेशन टिल 31st दिसंबर 16। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम नॉर्मली कस्टमर को कितना टाइम देते हैं। तो नीचे दिया हुआ गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। 15 दिनों के अंदर बता दीजिए, अदरवाइज हम सेल मान लेंगे। तो आप बताओ, जो 10th दिसंबर है, 31 दिसंबर तक भाई साहब सोए हुए हैं, कुछ नहीं बताए हैं, तो हम इसे सेल माने या ना माने? तो ये हमारा हो गया सेल, ग्रीन सिग्नल, सेल हो गया। अगला 12th दिसंबर, ये तो रिटर्न ही कर दिया, तो इसको अपने रेड मार्क कर देंगे, वापस आ गया, खतरा। नेक्स्ट 15 दिसंबर को GHI को दिए 12,000 का गुड्स वर्थ 2,000 रिटर्न ऑन 20 दिसंबर, ये भी रेड गया, तो वापस भी आ गया। हम मार्क कर रहे हैं, रिटर्न वाला भी गया तो सभी में है। हाँ, कम कर दूं? ओ, 27 कर दिया, बंद ही हो जाएगा कंप्रेशर, 27 में कंप्रेशर नहीं चलता है। गुड्स आर रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम डिस्पैच। ओ, क्या बक रहा हूँ, तो ये रिटर्न हो गया भाई। आगे 20 दिसंबर का कहानी है, नहीं रेट क्यों दूं? गुड्स रिटेन्ड कंफर्म हो गया, ग्रीन। रिटेन्ड का मतलब क्या हो गया? कंसेंट दे दिया, रिटेन्ड, रिटर्न नहीं है, रिटेन्ड, एक्सेप्टेंस दे दिया, बोला हम रख लिया भाई, पैसा ले जाना। ये भी रिटेन्ड, ग्रीन। एंड 30 दिसंबर को GHI कंपनी 13,000 का, नो इंफॉर्मेशन, तो इसके पास अभी टाइम है भाई, बैलेंस में रह जाएगा ये भी सही है, बट येलो लाना पड़ेगा ना। आप बोल रही हो तो ठीक है, अब ले ही आते हैं येलो। हाँ, ट्रैफिक रूल्स। आगे जाओ, रेवेन्यू लो, कॉशियस, रुक जाओ, अभी इनकम मत लो, रिटर्न आ गया, ओह धोखा। मतलब मिलने जाओ किसी से, गुलाब का फूल उल लेकर, गिफ्ट उफ्ट लेकर, और पता चला चला कि आई ही नहीं, तो मुंह तो लल्लू जैसा ही बना के आना पड़ेगा। एक्सपीरियंस मैटर्स, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ, सॉरी मैन हूँ, सबको यही बोलता है। हाँ, देख रही हो हीरो लोग जो है अपने चेहरे में क्या क्या कराए होंगे तब चमकता होगा, मेरा ऐसे ही चमकता है। क्यों, गुलाब सर का ऐसे ही चमकता है, वो कारण क्या है? सीधा साधा रहने से। और यदि बदमाशी रहोगे ना, तो चेहरे पे वो आ जाएगा, चेहरा खराब हो जाएगा, फेस ट्रीटमेंट कराना होगा। नहीं नहीं, वो अलग बात है, नॉर्मली नहीं खराब होता है। अब वो बीमारी से तो हो ही सकता है, वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, डेट, और कॉलम्स बना दीजिए, सेंट का, रिटर्न का, अप्रूव्ड का, और बैलेंस का।
हम्म, ये तो पहली बार ही हो रहा है इस मेथड में। रिटेन्ड का मतलब अप्रूव्ड ही होता है। बोलो पहला, फटाफट से डेट बोलो दीदी। 10th क्या? और ईयर? तो ऐसे बोलो, पहले 16 बोलो, फिर दिसंबर बोलो, फिर 10 बोलो। अमाउंट 1000 से। DEF कितना? फिर नाम बोलो। पगली हो गई। हाँ, पहले अपने को ये लाइन से लिखना है, ये लाइन से लिखना है, ये वाला। हाँ बोलो। ABC फिर 313,000 बस। एक नाम 10 बार आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नाम 10 बार भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, तो गुड सेंट वाला टोटल कॉलम बोल दो कितना? हाँ? नहीं, टोटल कितना आ रहा? 77,000। गुड्स रिटर्न किसने किसने किया? 12th वाला रिटर्न कर दिया। डेट दिया है, कब रिटर्न किया? 16/12 को। तो यहाँ लिखो 16 12। लिखो ना, आप क्या करेंगे? 16 कौन रिटर्न किया? कितना? हाँ, जब डेट का जगह नहीं छोड़नी तो और एक कॉलम डालो डेट का, हर के बगल में डेट लिखो। नहीं नहीं, जरूरत क्या है, ऐसे ही लिख के काम चलेगा एग्जाम में। अरे आएगा, ऐसे ही करना है, ये आया एग्जाम में लास्ट। और उसके बाद कौन सा वाला रिटर्न हुआ? 20 को। टोटल रिटर्न 20 ये तो हमको बोली 12,000 है। बावली हो गई।
17,000। गुड्स रिटेन किसने किसने अपना कंसेंट दिया? डेट है क्या कुछ, कब दिया? इसको 31st। अरे दीदी मेरे को सुनो, ये 10 दिसंबर है ना, 15 दिन ऐड करो, 25 दिसंबर को ही कंफर्म हो गया, तो 25 दिसंबर को लिखो। क्या नाम है जिसने अप्रूव दिया? पहला एबीसी, अमाउंट हो जाएगा 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, ये है 24 दिसंबर, वो इससे पहले आता। हाँ हाँ, डेट से पहले देखो, डेट 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 सीक्वेंस। मैं फिर से कर रहा हूँ, डेट का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा प्लीज। पहले 24 आएगा ये वाला, उसके बाद आएगा ये वाला। कहाँ है 20 यार? हरा निशान ग्रीन कलर करके दिखाए, तीन ही तो ग्रीन है। कौन सा 10,000? उसमें से 2,000 रुपये तो 15 तारीख से कैलकुलेट करेंगे तो 30 को हो जाएगा। हाँ अप्रूव्ड करेंगे ना, क्योंकि उसको अप्रूव क्यों करेंगे, क्या रीजन है अप्रूव करने का? इसमें से पार्शियली अप्रूव करेंगे क्योंकि डेट खत्म हो गया, टाइम 15 दिन खत्म हो गया, उसका 30 को करेंगे। डेट में आइए, डेट वाइज चलिए, अब डेट से चलेंगे। पहला कौन जाएगा नंबर 1 बोलो? ये आएगा नंबर 1, फिर आएगा ये आएगा 25 को नंबर 2, फिर 10,000 का आएगा ये आएगा, ये आएगा 4। तो चलो एक एक जो सीक्वेंस डिसाइड हुआ है उसमें लिखना होगा। तो पहला है आपका 24 को और DEF, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2016 दिसंबर लिख दो, 24 लिख दो, और DEF लिखो, कितना अमाउंट है? 16। 24 के बाद नेक्स्ट डेट क्या है वो देखो, 25 ABC कितना, फिर क्या नेक्स्ट डेट है? ABC 11 है, और फिर कौन होगा? टोटल कितना हो गया? नहीं नहीं, इसका भी टोटल कर दो ना। अब बैलेंस बच गया किसका? दिसंबर 30 क्यों होगा? ये तो लास्ट डेट पे कर रहे हैं ना, कौन सा मंथ का बना रहे हैं? दिसंबर 31st, सब लास्ट डेट पे बैलेंस बचेगा। किसका है बैलेंस, किसका नाम पे रहे? कितना? और इकलौता यही है क्या बचा हुआ? ये डे बुक्स कंप्लीट हुआ भाई, दिस इज द डे बुक्स। अब आपको क्या बना देना है? सेल और रिटर्न लेजर बनाना है, तो लिखेंगे सेल और रिटर्न
अकाउंट जर्नल एंट्री नहीं करना है। सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट में क्या करते हैं ना, जैसे डे बुक से याद है हमने आपको समझाया था कि पीरियोडिक टोटल जो होता है वो पोस्ट किया जाता है एक साथ, याद है? तो ये डे बुक्स है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डे बुक्स है ये। इनका पीरियोडिक टोटल किसको बोलते हैं, आप भूल गए हो तो याद दिला दें, ये कहलाता है पीरियोडिक टोटल। ये सबको हम लोग क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट करेंगे। तो टोटल हमने 77,000 का हमने गुड्स क्या किया है, सेंड किया है। तो हमने गुड्स सेंट जो किया है वो 77,000 का किया, तो अपने क्या करेंगे, मान लो एक मेमोरेंडम एंट्री करना है, तो हम सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्रीज अकाउंट या सन्ड्री डेटर्स अकाउंट एक साथ मिलाकर कि हमारा इतने रुपए का गुड्स हमारा डेटर्स के पास गया है, तो ये सब मेमोरेंडम एंट्री है बाई सन्ड्रीज करके लिखेंगे, और उसके नीचे लिखेंगे गुड सेंट 77,000। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये हो गया इसका, नेक्स्ट है उसमें से 17,000 का वापस आ गया, तो एक साथ ये 17,000 का वापस आने का एंट्री, तो हमने डेटर्स बनाया था 77,000 से, तो मेरा डेटर्स क्या करेंगे, सन्ड्रीज को कम करेंगे, हमने डेटर्स बढ़ाया था, अभी डेटर्स को कम करेंगे, तो सेल अकाउंट या रिटर्न जो भी आप सेल अकाउंट डेबिट करोगे एंड टू सन्ड्रीज, और लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। अब उसमें से 47,000 का गुड्स क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया, उसे भी यहाँ कैंसिल करेंगे क्योंकि ये मेमोरेंडम बुक है, यहाँ कैंसिल करेंगे तभी जाकर मेन बुक में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका फिर से सेल अकाउंट डेबिटेड या सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्रीज अकाउंट, और ये रिटेन्ड के लिए होगा, रिटेन्ड, बैलेंस के लिए यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा, अपने आप बैलेंस, इस अकाउंट का बैलेंस अपने आप आएगा 13,000 रुपया बैलेंस। सेवेंटी सेवन का हिसाब किताब निकल गया, ठीक से देखो, आप ऐसे लैंग्वेज में बात करो तो आपको बेटर समझ में आएगा कि 77,000 का मैंने गुड्स भेजा था, उसमें से 17,000 का गुड्स रिटर्न आ गया, 47,000 का अप्रूव्ड हो गया, और बचा हुआ बैलेंस 13,000 का कहानी अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए टू बैलेंस सीडी। इसमें नॉर्मल जर्नलिस्ट कोई रूल नहीं लगता है, ये मेमोरेंडम जर्नल है, मेमोरेंडम बुक है। मेमोरेंडम बुक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम? सो व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग एनी बुक्स और एनी लेजर एज ए वर्किंग्स, तो उसे मेमोरेंडम कहा जाता है। तो मेमोरेंडम का मतलब है वर्किंग्स, रफ वर्क, नोटिंग के लिए है। इसका कोई बेसिक प्रिंसिपल आप लगाकर जर्नलिस्ट मत करने लगना, बोला सर वो 8 रूल्स लगाइए, आपने जो बोला इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ वो सब कुछ नहीं लग रहा है। इट्स अ मेमोरेंडम बुक, ठीक है। मेमोरेंडम में हमने क्या किया, 77 भेजा, 17 का वापस आया, 47 का अगला कंफर्म कर दिया, 13 का बैलेंस बचा हुआ है, 13,000 रुपये अभी भी हम पाते हैं। किससे पाते हैं, जब इंडिविजुअल लेजर बनाएंगे तो वो निकल आता है, लेकिन आईसीआई आपको वो चीज के लिए कुछ कर नहीं रखा है, तो हमने भी आपको नहीं सिखाया, अदरवाइज और बड़ा हो सकता है ये मेथड, हम वो नहीं करा रहे हैं। हमने जो इंस्टीट्यूट जितना पूछा है मैं उतना करा रहा हूँ, आगे भी है इसमें, बट मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी चीजें दिमाग में डाल के कोई फायदा नहीं है, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। कोई लॉजिक वाला बात रहता तो मैं डेफिनेटली सिखा देता, तो यहाँ कोई वैसा लॉजिक वाला चीज है नहीं। इसका सारा मेथड खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा आने का चांस कौन सा मेथड का रहेगा? पहला और लास्ट, सबसे ज्यादा पहला, सबसे ज्यादा पहला जो इजी है, और सबसे ज्यादा उसके बाद आपका चांस रहेगा लास्ट मेथड का, जो हम लोग अभी ये किए, ये रिसेंट में 2 बार आ चुका है, यही वाला सम, सेम सम्स आता है, फिगर्स अलग होते हैं।
तो आप जाकर देखेंगे, चेक करेंगे, आपको सेम सम्स मिल जाएगा एग्जाम में आया हुआ। एनीवे होमवर्क आपके इसमें जितने भी बचे हुए सम्स हैं वो सब होमवर्क है अब, क्योंकि बचा हुआ ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, बट रिमेंबर पहले होमवर्क करके आना, और उसके बाद होमवर्क डिस्कशन हो जाएगा। हमको लग रहा है डाउट्स कम होगा, बट फिर भी यदि हुआ तो 10-15 मिनट उसके लिए जाएगा और हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे। होप कोई अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो, ताकि एक लंबा सेशन लेना है तो इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए। थैंक यू।